चंपावत की आदमखोर बाघिन द चंपावत मैन ईटर की ये दास्तान केवल एक शिकारी और एक जानवर के बीच के संघर्ष की कहानी नहीं है। ये कहानी है 20वीं सदी के शुरुआती दशक के उस खौफ की जिसने भारत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में मानव जीवन को पूरी तरह पनडुब्बी बना दिया था। ये कहानी है उस बेबसी की जहां एक हिंसक वन्यजीव के सामने पूरी सरकारी मशीनरी और सेना नतमस्तक हो गई थी। और अंततः ये कहानी है एक ऐसे असाधारण इंसान जिम कॉर्बेट के उदय की, जिसने न केवल इस खौफ का अंत किया बल्कि आगे चलकर दुनिया को वन्यजीव संरक्षण का पहला पाठ भी पढ़ाया। ये चंपावत की उस बाघिन का मुकम्मल और प्रामाणिक इतिहास है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इतिहास की सबसे घातक आदमखोर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। अध्याय 1, नेपाल के जंगलों में रक्तपात का उदय। कहानी की शुरुआत सन 1900 के आसपास हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल के पश्चिमी जंगलों से होती है। वहाँ एक युवा, शक्तिशाली और अत्यंत फुर्तीली बंगाल टाइगर बाघिन अपने प्राकृतिक परिवेश में रहा करती थी। वह जंगलों में हिरण, जंगली सूअर और लंगूरों का शिकार कर अपनी प्राकृतिक जिंदगी जी रही थी। परंतु प्रकृति का एक क्रूर नियम है, जब कोई शक्तिशाली जीव घायल या अपंग हो जाता है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इस बाघिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। किसी अज्ञात शिकारी ने उस पर गोली चलाई थी। वह गोली बाघिन को मार तो नहीं सकी, लेकिन उसके दाहिने जबड़े को चीरती हुई निकल गई। इस दुर्घटना में उसके ऊपर और नीचे के दो मुख्य केनाइन नुकीले शिकारी दांत टूट गए और उसका जबड़ा हमेशा के लिए विकृत हो गया। इस चोट ने बाघिन की जिंदगी बदल दी। अब वह तेज दौड़ने वाले जंगली जानवरों को पकड़ने में असमर्थ थी। जब भी वह किसी हिरण पर झपट्टा मारती, उसके टूटे हुए दांतों के कारण पकड़ ढीली हो जाती और शिकार हाथ से निकल जाता। दिनों दिन भूख से तड़पती, हड्डियों का ढांचा बनती इस बाघिन ने एक दिन जंगलों की सीमा से बाहर कदम रखा। वहां थारू जनजाति का एक लकड़हारा अकेला पेड़ काट रहा था। भूख से पागल हो चुकी बाघिन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस पर हमला कर दिया। इंसान जंगली जानवरों की तुलना में बेहद धीमे, कमजोर और बेखबर होते हैं। बाघिन के विकृत जबड़े के लिए भी उस इंसान की गर्दन तोड़ना बेहद आसान था। उस दिन बाघिन ने अपनी जिंदगी में पहली बार मानव रक्त चखा। उसने पाया कि दुनिया का सबसे आसान शिकार इंसान है। इसके बाद नेपाल के गांवों में मौतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। कोई महिला घास काटने गई तो वापस नहीं लौटी। कोई बच्चा खेलते खेलते जंगल की तरफ गया तो केवल उसकी चीख सुनाई दी। नेपाल के रुपल और आसपास के इलाकों में इस बाघिन ने अकेले 200 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खौफ इस कदर बढ़ गया कि नेपाल सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थानीय शिकारियों के असफल होने के बाद नेपाल के राजा ने अपनी शाही सेना गोरखा रेजिमेंट को जंगल में उतार दिया। यह शायद इतिहास का पहला ऐसा मौका था जब किसी एक जानवर को मारने के लिए पूरी फौज तैनात की गई थी। सेना ने जंगलों को घेरा, हांका लगाया और गोलियां चलाईं। लेकिन यह बाघिन असाधारण रूप से चालाक थी। वह सेना के चक्रव्यूह को भांप लेती और छिप जाती। हालांकि सेना के लगातार दबाव और ढोल नगाड़ों के शोर से परेशान होकर बाघिन ने वह इलाका छोड़ने का फैसला किया। उसने पश्चिम की ओर रुख किया, जहां महाकाली नदी बहती थी। महाकाली नदी भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा है। एक रात इस खूनी बाघिन ने उफनती नदी को तैरकर पार किया और ब्रिटिश भारत के कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत जिले में दाखिल हो गई। अध्याय 2, चंपावत में आतंक का साम्राज्य। जब यह बाघिन चंपावत के जंगलों में आई तो यहाँ के सीधे साधे पहाड़ी ग्रामीणों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत सरहद पार करके उनके आंगन तक पहुंच चुकी है। नेपाल में सेना के भय ने इस बाघिन को और अधिक हिंसक, चालाक और अदृश्य बना दिया था। चंपावत में कदम रखते ही उसने अपना शिकार करने का तरीका बदल दिया। अब वह केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में, दोपहर के समय, जब ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते थे, तब हमला करती थी। चंपावत के गांवों जैसे दफ्ती, सून और चलती में लाशों के ढेर लगने लगे। बाघिन का शिकार करने का तरीका बेहद खौफनाक था। वह कभी भी एक ही गांव में लगातार 2 शिकार नहीं करती थी। आज अगर उसने चंपावत के उत्तरी छोर पर किसी महिला को उठाया तो अगला शिकार वह 3 दिन बाद 30 मील दूर दक्षिणी छोर पर करती थी। इसके कारण पूरे जिले के लोगों में यह अंधविश्वास फैल गया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि कोई शैतान या मायावी रूप बदलने वाली डायन है जो एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद रह सकती है। वर्ष 1903 से 1907 के बीच इस बाघिन ने चंपावत और आसपास के इलाकों में 236 लोगों का शिकार किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल और भारत को मिलाकर उसने कुल 436 इंसानों की जान ली थी। ये संख्या किसी भी एक आदमखोर द्वारा की गई हत्याओं में दुनिया में सबसे ज्यादा है। चंपावत का जीवन पूरी तरह ठहर गया। कुमाऊं के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने इस बाघिन पर भारी इनाम की घोषणा की। देश विदेश से बड़े बड़े अंग्रेज शिकारी जो खुद को शेरों का काल समझते थे, चंपावत आए। उन्होंने पेड़ों पर मचान बनाए, बकरियों और भैंसों के कटड़े बांधे, लेकिन बाघिन इतनी समझदार थी कि वह बंधे हुए जानवरों को छूती तक नहीं थी।
वह केवल इंसानों का शिकार करती थी। कई शिकारी तो खुद ही उसका शिकार बनते बनते बचे और डरकर वापस लौट गए। गांवों में सन्नाटा पसर गया। लोग सूरज ढलने से पहले अपने घरों में कैद हो जाते और दरवाजों के पीछे भारी पत्थर लगा देते। कोई भी व्यक्ति अकेला चलने की हिम्मत नहीं करता था। यदि बहुत जरूरी काम होता तो लोग हाथों में लाठियां, जलती हुई मशालें और ढोल लेकर समूह में निकलते थे। खेतों में फसलें सड़ने लगीं, मवेशी तबेले में बंद बंद बीमार होने लगे और कुमाऊं की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। चंपावत एक जीवित नरक बन चुका था। अध्याय 3, एडवर्ड जेम्स कॉबेट का आगमन। जब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने नैनीताल में रहने वाले एक ऐसे युवक से संपर्क किया जिसकी स्थानीय जंगलों की समझ और अचूक निशानेबाजी के किस्से पूरे कुमाऊं में मशहूर थे। इस 31 वर्षीय युवक का नाम था एडवर्ड जेम्स कॉबेट, जिन्हें दुनिया जिम कॉबेट के नाम से जानती है। जिम कॉबेट का जन्म नैनीताल में हुआ था। वे बचपन से ही कुमाऊं के जंगलों में पले बड़े थे। वे जंगलों की भाषा समझते थे, पक्षियों की चहचहाहट से भांप लेते थे कि शेर किस दिशा में है, और जानवरों के पदचिह्नों पुगमार्क्स को देखकर उनकी उम्र और मनोदशा बता सकते थे। जब सरकार के नुमाइंदे कॉबेट के पास सहायता के लिए पहुंचे तो कॉबेट ने इस मिशन को स्वीकार करने के लिए 2 बेहद सख्त और अभूतपूर्व शर्तें रखीं। पहली शर्त, बाघिन पर घोषित किया गया सरकारी इनाम तुरंत वापस लिया जाए। कॉबेट का मानना था कि वह पैसों के लिए किसी जानवर की जान नहीं लेते, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं। साथ ही इनाम के लालच में अन्य शौकिया शिकारी भी जंगल में आ जाते हैं, जिससे खुद की जान को खतरा बढ़ जाता है। दूसरी शर्त, जब तक वे चंपावत के जंगलों में रहेंगे तब तक कोई भी अन्य शिकारी या सरकारी अधिकारी वहां बंदूक लेकर दाखिल नहीं होगा। वे अकेले ही इस आदमखोर का सामना करना चाहते थे। सरकार ने उनकी दोनों शर्तें मान लीं। मई 1907 के पहले सप्ताह में जिम कॉबेट अपनी भरोसेमंद 500 एक्सप्रेस राइफल और कुछ जरूरी सामान लेकर नैनीताल से चंपावत के लिए रवाना हुए। उनके साथ केवल कुछ वफादार पहाड़ी कुली थे। जब कॉबेट चंपावत की सीमा में दाखिल हुए तो नज़ारा देखकर उनका दिल दहल गया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं, खेतों में सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। जब वे किसी गांव के पास से गुजरते तो घरों की खिड़कियों से डरी हुई आंखें उन्हें देखती थीं। ग्रामीणों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अकेला दुबला पतला अंग्रेज उनके इस भयानक संकट का अंत कर पाएगा। अध्याय 4, जंगल में पहला सुराग और असफल प्रयास। कॉबेट ने चंपावत के सरकारी डाक बंगले को अपना मुख्यालय बनाया। उन्होंने आते ही सबसे पहले स्थानीय लोगों से बात करना शुरू किया। वे कुमाऊनी बोली बहुत अच्छी तरह बोलते थे, जिससे ग्रामीण उन पर भरोसा करने लगे। कॉबेट ने उन जगहों का दौरा किया जहां बाघिन ने हाल ही में हमले किए थे। उन्होंने पाया कि यह बाघिन हवा की दिशा का बहुत ध्यान रखती थी। वह हमेशा शिकार पर पीछे से हमला करती थी और पलक झपकते ही उसे घने जंगल में खींच ले जाती थी। उसके पैरों के निशान देखने पर कॉबेट को समझ आया कि उसके सीधे हाथ के पंजे के चलने का अंदाज थोड़ा अजीब था, जिससे ये साफ था कि वह शारीरिक रूप से कहीं न कहीं अक्षम थी। शुरुआती कुछ दिन निराशाजनक रहे। कॉबेट रोज सुबह तड़के निकलते और शाम होने तक घने जंगलों की खाक छानते। वे कई बार रात को मचान पर भी बैठे, लेकिन बाघिन इतनी चालाक थी कि वह कॉबेट की उपस्थिति को भांप लेती और उस इलाके से दूर चली जाती। एक दिन कॉबेट को खबर मिली कि चंपावत से कुछ मील दूर एक गांव में बाघिन देखी गई है। वे तुरंत वहां पहुंचे। जंगल के रास्ते पर चलते हुए अचानक कॉबेट को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जंगलों में रहने वाले शिकारी की छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है। कॉबेट रुक गए। चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। हवा का चलना बंद हो चुका था। तभी मात्र 20 फीट की दूरी पर झाड़ियों के बीच कॉबेट को 2 चमकती हुई आंखें और बाघ की धारियों का एक हिस्सा दिखाई दिया। बाघ इन झाड़ियों में पूरी तरह छिपी हुई थी और कॉबेट पर झपट्टा मारने की तैयारी में थी। कॉबेट ने धीरे से अपनी राइफल उठानी चाही, लेकिन तभी एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज हुई। बाघिन समझ गई कि उसका शिकार सतर्क हो चुका है। एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ वह पीछे की ओर मुड़ी और घने बांस के जंगलों में गायब हो गई। कॉबेट का यह पहला सीधा सामना था और वे समझ गए कि उनका मुकाबला किसी साधारण जानवर से नहीं, बल्कि जंगलों की साक्षात मौत से है। अध्याय 5, आखिरी शिकार, फूली की दास्तान। दिन बीत रहे थे और कॉबेट पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी एक दोपहर चंपावत के एक छोटे से गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। फूली नाम की एक 16 साल की कुमाऊनी लड़की अपनी सहेलियों के साथ अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक ढलान पर सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठा कर रही थी। लड़कियां आपस में हंस बोल रही थीं और उन्हें इस बात का भान नहीं था कि ढलान के ठीक ऊपर घने ओक के पेड़ों के पीछे आदमखोर बाघिन घात लगाए बैठी है। बाघिन ने बेहद खामोशी से अपनी दूरी कम की। अचानक बिना किसी दहाड़ के एक विशालकाय परछाई हवा में लहराए। इससे पहले कि फूली को संभलने का मौका मिलता, बाघिन के भारी पंजों ने उसकी पीठ को दबोच लिया। बाघिन के विकृत जबड़े ने लड़की की गर्दन पर अपनी पकड़ बनाई।
फूली की सहेलियों ने केवल एक दबी हुई चीख सुनी और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो फूली हवा में झूल रही थी और बाघिन उसे लेकर नीचे गहरी घाटी की तरफ भाग रही थी। बाकी लड़कियां जान बचाकर गांव की तरफ भागीं। पूरे गांव में मातम और चीख पुकार मच गई। संयोग से जिम कॉबेट उस समय उस गांव से केवल 2 मील दूर थे। जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची, वे अपनी राइफल लेकर बिना एक पल गंवाए घटनास्थल की ओर भागे। जब कॉबेट उस ढलान पर पहुंचे तो वहां फूली का हंसिया, घास काटने का औजार और उसकी बिखरी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। जमीन पर ताज़ा खून की बूंदें और घास के दबे होने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीधे नीचे घने नाले रवीन की तरफ जा रहे थे। सूरज ढलने में केवल 2 घंटे का समय बचा था। पहाड़ियों में शाम के बाद अंधेरा बहुत तेजी से फैलता है। कॉबेट जानते थे कि रात के समय आदमखोर के इलाके में जाना सीधे मौत को दावत देना है, लेकिन एक मासूम लड़की को बचाने या कम से कम उसके शव को वापस लाने की मानवीय तड़प ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। कॉबेट ने खून के निशानों का पीछा करना शुरू किया। नाला बेहद संकरा और खड़ी चट्टानों से घिरा था। जगह जगह कटीली झाड़ियां थीं जो कॉबेट के कपड़ों और त्वचा को चीर रही थीं। कुछ दूर जाने पर कॉबेट को लड़की का एक जूता मिला। खून अभी भी पूरी तरह ताज़ा था, जिसका मतलब था कि बाघिन उनसे केवल कुछ 100 गज की दूरी पर आगे चल रही थी। जैसे जैसे वे नाले के गहरे हिस्से में पहुंच रहे थे, रोशनी कम होती जा रही थी। अचानक कॉबेट को नाले के एक कोने में कुछ दिखाई दिया। वहां जंगली झाड़ियों के बीच फूली का बेजान शरीर पड़ा था। बाघिन ने उसका एक हिस्सा खा लिया था और कॉबेट के आने की आहट पाकर वह शव को वहीं छोड़कर पास की ही एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई थी। कॉबेट रुक गए, उनके पैर जमीन पर जम गए। नाले में एक अजीब, रीढ़ को कंपा देने वाली खामोशी छा गई थी। कॉबेट जानते थे कि बाघिन इसी समय उस विशाल चट्टान के पीछे से उन पर हमला कर सकती है। उन्होंने अपनी राइफल को कंधे से सटाया और उंगली को ट्रिगर पर रख दिया। वे लगभग 15 मिनट तक बिना हिले डुले एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। अंधेरा और गहरा हो गया। अब राइफल की साइट निशाना लगाने वाला बंदूक को देख पाना भी नामुमकिन हो रहा था। कॉबेट को एक बेहद कठिन निर्णय लेना था। अगर वे वहां और रुकते तो बाघिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर हमला कर देती। भारी मन से कॉबेट ने पीछे हटने का फैसला किया। वे लड़की के शव को वहीं छोड़ने पर मजबूर हुए ताकि अगले दिन सुबह उजाले में वापस आ सकें। वह रात कॉबेट के जीवन की सबसे लंबी और दर्दनाक रातों में से एक थी। डाक बंगले में लेटे हुए उन्हें बार बार उस मासूम लड़की का चेहरा और जंगलों से आती बाघिन की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अध्याय 6, महाहाका द ग्रेट बीट की योजना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही जिम कॉबेट चंपावत के तहसीलदार और कुछ ग्रामीणों के साथ वापस उस नाले में पहुंचे। उम्मीद के मुताबिक बाघिन रात के समय लड़की के बचे हुए शव को और गहरे जंगल में खींच ले गई थी। कॉबेट ने सावधानी से आगे बढ़कर फूली के अवशेषों को इकट्ठा किया और ग्रामीणों को सौंप दिया ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अब कॉबेट समझ चुके थे कि इस विशाल और दुर्गम जंगल में अकेले घूमकर इस बाघिन को मारना असंभव है। वह इतनी चालाक थी कि सीधे मुकाबले से बच रही थी। कॉबेट ने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने चंपावत के तहसीलदार से कहा, हमें इस बाघिन को घेरकर एक निश्चित दिशा में लाना होगा। मुझे चंपावत के पुरुषों की मदद चाहिए। तहसीलदार ने तुरंत आसपास के गांवों में संदेश भिजवाया। जिम कॉबेट के प्रति सम्मान और इस खौफ से मुक्ति पाने की तड़प के कारण अगले दिन सुबह तक लगभग 300 ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इनमें से कुछ के पास पुरानी घरेलू बंदूकें थीं, कुछ के पास ढोल, नगाड़े और पीतल के भोंपू थे और बाकी लोगों के पास लाठियां और कुल्हाड़ियां थीं। कॉबेट ने पूरी रणनीति तैयार की। 300 ग्रामीणों की इस सेना को नाले के ऊपरी हिस्से में भेजा गया। उनका काम था एक कतार में आगे बढ़ना, ढोल बजाना, पटाखे फोड़ना, खाली हवा में गोलियां चलाना और चिल्लाना ताकि नाले में छिपी बाघिन डरकर नीचे की ओर भागे। कॉबेट खुद नाले के निचले छोर पर गए, जहां नाला संकरा होकर एक पहाड़ी दर्रे गौज में बदल जाता था। वहां एक विशाल समतल चट्टान थी। कॉबेट उस चट्टान पर चढ़ गए। यह एक रणनीतिक स्थान था, क्योंकि अगर बाघिन नाले से बाहर निकलती तो उसे इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन ये जगह बेहद खतरनाक भी थी। यदि कॉबेट का निशाना चूक जाता तो बाघिन के पास चट्टान पर चढ़कर उन पर हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अध्याय 7, अंतिम युद्ध, मौत से आमना सामना। दोपहर के करीब 1 बजे नाले के ऊपरी छोर से एक अभूतपूर्व शोर गूंजा। 300 लोगों ने एक साथ ढोल पीटना, भोंपू बजाना और चीखना शुरू कर दिया था। जंगलों में रहने वाले शांत जीवों के लिए ये शोर किसी प्रलय जैसा था। आसमान में उड़ते हुए पक्षी चीखते हुए भागने लगे। लंगूर पेड़ों के ऊपरी हिस्सों पर जाकर चेतावनी भरी आवाजें, अलार्म कॉल्स निकालने लगे। कॉबेट चट्टान पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी एक्सप्रेस राइफल लोड थी। उनकी आंखें नाले की सूखी नदी के हर एक पत्थर और झाड़ी पर टिकी थीं। शुरुआती आधा घंटा कोई हलचल नहीं हुई। शोर धीरे धीरे पास आ रहा था। कॉबेट समझ गए कि बाघिन अब ग्रामीणों के घेरे और शोर से घबराकर नीचे की तरफ बढ़ रही होगी।
तभी दर्रे के मोड़ पर सूखी नदी के पत्थरों के बीच एक हल्की सी सरसराहट हुई। कॉबेट के शरीर का एक एक कतरा सतर्क हो गया। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल पीले और काले रंग की परछाई निकली। ये चंपावत की आदमखोर बाघिन थी। वह धीरे धीरे बिल्ली की तरह छिपते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका ध्यान पीछे से आ रहे शोर की तरफ था, इसलिए उसने सामने चट्टान पर बैठे कॉबेट को नहीं देखा था। वह कॉबेट से लगभग 80 गज की दूरी पर थी। कॉबेट ने सांस रोक ली। वे जानते थे कि 500 एक्सप्रेस राइफल की गोलियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन निशाना अचूक होना चाहिए। कॉबेट ने बाघिन के कंधे को अपनी राइफल की साइड में लिया। ठाएं! एक जोरदार धमाका हुआ और कुमाऊं की पहाड़ियां उस आवाज से गूंज उठीं। गोली सीधे बाघिन के कंधे में लगी। वह दर्द से तड़प उठी और उसने एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी जिससे पूरा नाला कांप गया। लेकिन वह मरी नहीं। गोली लगने के बाद वह और अधिक हिंसक हो गई। उसने चारों तरफ देखा और उसकी नज़र चट्टान पर बैठे जिम कॉबेट पर पड़ी। अपनी पूरी ताकत समेटकर वह घायल बाघिन दहाड़ते हुए सीधे कॉबेट की चट्टान की तरफ भागी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कॉबेट को दूसरी गोली लोड करने का समय मुश्किल से मिला। जब बाघिन चट्टान से मात्र 30 गज की दूरी पर थी, कॉबेट ने दूसरा निशाना साधा। ठाएं! दूसरी गोली बाघिन के सीने में धंस गई। वह लड़खड़ाई, पत्थरों पर गिरी, लेकिन आदमखोर की जिजीविषा विल टू सर्वाइव अविश्वसनीय थी। उसने फिर खुद को संभाला और अब वह रेंगते हुए अपने पंजों से पत्थरों को चीरती हुई कॉबेट की तरफ बढ़ने लगी। उसके मुंह से खून और झाग निकल रहा था। अब कॉबेट के पास अपनी राइफल में तीसरी गोली डालने का समय नहीं था। बाघिन चट्टान के बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी थी और ऊपर छलांग लगाने ही वाली थी। उस बेहद नाजुक मोड़ पर कॉबेट ने अपनी जेब से एक छोटी 450 मोज़र पिस्तौल निकाली। उन्होंने चट्टान के किनारे से नीचे झुककर सीधे बाघिन के सिर पर निशाना लगाया। धान्य! पिस्तौल की गोली सीधे बाघिन की आंख के ऊपर उसके भेजे में जा घुसी। एक अंतिम धीमी गड़गड़ाहट के साथ चंपावत की आदमखोर बाघिन का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। वह सूखी नदी के पत्थरों पर हमेशा के लिए शांत सो गई। उसके पैर हवा में कांपे और फिर पूरी तरह स्थिर हो गए। 436 लोगों की कातिल का अंत हो चुका था। अध्याय 8 एक नए युग का सूत्रपात। जैसे ही गोलियों की आवाज बंद हुई, नाले में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कॉबेट ने तहसीलदार को संकेत देने के लिए हवा में एक फायर किया। कुछ ही मिनटों में हाथों में ढोल और लाठियां लिए सैकड़ों ग्रामीण चट्टान के पास पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि वह मायावी खूंखार राक्षस जमीन पर मृत पड़ा है, तो ग्रामीणों की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग खुशी से पागल हो गए। उन्होंने जिम कॉबेट को अपने कंधों पर उठा लिया। महिलाएं कॉबेट के पैरों में गिर पड़ीं और उन्हें गोरा साधु और भगवान का दूत कहकर पुकारने लगीं। ग्रामीणों ने पेड़ों की टहनियों से एक बड़ा स्ट्रेचर बनाया और उस पर बाघिन के विशाल शरीर को रखकर पूरे चंपावत शहर में एक विजय जुलूस निकाला। लोग अपने घरों की छतों से फूल बरसा रहे थे। उसी शाम चंपावत के डाक बंगले के अहाते में जिम कॉबेट ने कौतूहलवश और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस मृत बाघिन के शरीर की विस्तृत जांच की। उन्होंने पाया कि वह बाघिन काफी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत गठीला था। जब कॉबेट ने उसके जबड़े को खोला तो उनकी शंका सही साबित हुई। बाघिन के सीधे हाथ की तरफ के दोनों मुख्य कैनाइन दांत पूरी तरह टूट चुके थे और उसकी हड्डियां अंदर धंस गई थीं। इस चोट के कारण वह अत्यधिक दर्द में रही होगी और शिकार करने में असमर्थ थी। कॉबेट ने अपनी डायरी में लिखा, इस जानवर को आदमखोर बनाने का दोष प्रकृति का नहीं था। इसके लिए वह अज्ञात शिकारी जिम्मेदार था, जिसने सालों पहले एक गैर जिम्मेदाराना गोली चलाई और इस सुंदर जीव को एक अपन कातिल में बदल दिया। इंसानों की गलती की सजा चंपावत के 436 निर्दोष ग्रामीणों और इस बाघिन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये जिम कॉबेट के जीवन का पहला आधिकारिक आदमखोर शिकार था। इस घटना ने कॉबेट को रातों रात पूरे भारत में एक नायक बना दिया। इसके बाद उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को कई अन्य भयानक आदमखोरों, जैसे रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ जिसने 125 हत्याएं की थीं और पनारा का आदमखोर से मुक्ति दिलाई। उपसंहार: चंपावत की विरासत। चंपावत की आदमखोर बाघिन का मारा जाना केवल एक शिकारी की जीत नहीं थी, बल्कि इसने जिम कॉबेट के भीतर के संरक्षक कॉन्जर्वेशनिस्ट को जगाया। इस घटना के बाद कॉबेट ने महसूस किया कि बाघ कभी भी शौक से इंसानों को नहीं मारते। वे केवल तब ऐसा करते हैं जब इंसान उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं या उन्हें घायल कर देते हैं। कॉबेट ने अपनी बाकी की जिंदगी बंदूक से शिकार करने के बजाय कैमरे से वन्यजीवों की तस्वीरें लेने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में बिताई। उन्होंने भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे आज हम उत्तराखंड में जिम कॉबेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। आज भी चंपावत के उस दर्रे में जहां वह विशाल चट्टान मौजूद है, हवाओं में जिम कॉबेट और उस आदमखोर बाघिन की दास्तान गूंजती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है, और जब इंसान उस संतुलन को बिगाड़ता है तो चंपावत जैसी त्रासदियों का जन्म होता है।